Hello, welcome everyone. Now we are going to discuss Bohr's atomic model. This is very important thing. So, what is Bohr's atomic मॉडल? इसमें जो फर्स्ट बात है वो ये है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, फर्स्ट बात ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। यानी ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके राउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सेकेंड, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कल में तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेकेंड बात ये है कि द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये अगर ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करने के लिए इसको जो फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। जहाँ जेड ई जो आप देख रहे हैं वो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस है और ई जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें कुछ और बातें हैं। पॉइंट नंबर थर्ड की बात अगर हम करें, जो हम लोगों को दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी होगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा जिस ऑर्बिट के लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वो मैथमेटिकल कंडीशन ये है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस शुड बी और मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यानी एम वी आर, दिस इज इक्वल टू एन एच, दिस इज एन एच अपॉन what 2 पाई। फोर्थ बात जो है, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इन द ऑर्बिट an electron does not radiate energy except when transition from one orbit to another orbit occurs। देखिए, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहता है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और कोई भी सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसमें यह बात होती है कि ये ठीक है कि ये एक्सेलरेटेड है, ये सर्कुलर मोशन है, बट इन इस फैक्ट होने के बावजूद भी ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ये स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे। हाँ, एनर्जी का रेडिएशन तब होगा जब ट्रांजिशन होगा। तो ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होंगे। तो ट्रांजिशन अगर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो ऐसी स्थिति में एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन होगा, और अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो ऐसी स्थिति में एनर्जी रिलीज होगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ओके, कुछ और बातें हैं बोर्स मॉडल के कंसर्न में जो हम लोगों को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन emits energy when it jumps from outer orbit to inner orbit and absorbs energy when it jumps from inner orbit to outer orbit। देखिए, ये न्यूक्लियस है, राइट। इसके चारों ऑर्बिट हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये आउटर ऑर्बिट है, दिस इज आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट। ओके, तो लोअर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट की तरफ जाता है
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन अगर कोई आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो ऐसी स्थिति में एमिशन ऑफ एनर्जी होगा। ओके, एमिशन ऑफ एनर्जी होगा, और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो होगा ई एम माइनस ई एन, दिस इज इक्वल टू एच न्यू। और जहाँ ई एम जो हम ले रहे हैं वो है एनर्जी ऑफ आउटर ऑर्बिट, और उसी तरह से ई एन जो है आपका वो है एनर्जी ऑफ इनर ऑर्बिट। ओके, और न्यू जो आप देख रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी, न्यू इज नथिंग बट सिंपली व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। ओके, तो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें बोर्स मॉडल के कंसर्न में दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है। अब हम थोड़ा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, और वो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है देखिए, मैथमेटिकल एनालिसिस, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि रेडियस क्या है, स्पीड क्या है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखिए, आपको मैंने बताया है कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो जो होता है फोर्स, न्यूक्लियस के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। इसको हम पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। और दूसरी बात मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं करेगा, वो एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और उसी खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एक सर्टेन मैथमेटिकल कंडीशन को क्वालिफाई करे, और वो मैथमेटिकल कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो वैसी स्थिति में एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो दो इक्वेशन आ गए। तो किसी भी अननोन निकालने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए। ओके, तो ये दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन के हेल्प से हम निकाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर हम चाहते हैं कि स्पीड निकालना किसी भी ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit, in nth orbit, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या था आपका, 1 ये था और 2 ये था, तो फ्रॉम 1 and 2 आप इसको प्रोसीड करते हैं अगर, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 v इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड अपॉन एन। ओके, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। ओके, और यहाँ पर हम वी नॉट की बात अगर हम करें, ये जो वी नॉट लिए हैं वो वी नॉट जो होता है, ये सब डाटा याद रखने की ज़रूरत है, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं c अपॉन 137 मीटर पर सेकेंड, जहाँ आप जानते हैं c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻8 8 मीटर पर सेकेंड।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, यानी आपसे ये अगर पूछा जाए कि ऑर्बिटल ऑर्बिटल एनर्जी, सॉरी नॉट एनर्जी, स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, तो वो जो वैल्यू होगा वो होगा C/137 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/N, यानी N के बढ़ने से V घटता है अगर Z कांस्टेंट रहे, और N के घटने से स्पीड बढ़ता है। ओके, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेडियस क्या होता है, रेडियस को कैसे ड्राइव करना है, ये सब एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। जैसे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आपसे पूछ देगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन टू था क्या, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ओके, तो यहाँ से अगर हम r की बात करें तो होगा अपॉन NH/2 पाई mv, ये किसी n के करस्पॉन्डिंग हम बात रेडियस की बात कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई me²। ओके, और इसको लिख सकते हैं n² अपॉन z, यानी r जो है किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस होता है r0 n² अपॉन z, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जहाँ R0 जो आप देख पा रहे हैं वो है 0.53 एंगस्ट्रम, नोन एज बोर्स रेडियस, इसी को कहा जाता है बोर्स रेडियस। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है। अब आप कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv²। किसी भी ऑर्बिट में, मान लीजिए न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, एंड सो ऑन, ये nth ऑर्बिट अगर हम लेते हैं तो इस ऑर्बिट में कितना काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड कितना होगा वो हम जान चुके हैं, रेडियस जान चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है हाफ mv, और चूंकि nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n², और ये जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा, चूंकि भी आप निकाल चुके हैं तो ये वैल्यू होगा Me/8/0h²z²n²। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन n² है। ओके, आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर हम करें, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि दो चार्ज अगर है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन r। यहाँ पर चूंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो Q1 पॉजिटिव है, Q1 जो आपका है Ze है, और Q2 जो है वो E है, माइनस ई कहें क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू होगा, जहाँ के आप जान रहे हैं 1/4πε0 होता है, तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4πε0 Ze Q1 Q2 माइनस ई अपॉन वाट आर। तो ये जो वैल्यू होगा -me4
अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे आर एन हम ले रहे हैं क्योंकि हम लोग nth ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ सिंपली फार्मूला वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चलते चला जाएगा। यानी हमें फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है वो आ रहा है -me4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई टोटल एनर्जी बताइए। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू के प्लस यू। किसी भी nth ऑर्बिट की बात अगर हम करें तो यानी ई एन इज इक्वल टू के एन प्लस यू एन। यानी ये जो वैल्यू होगा वो होगा, पुट करेंगे के एन और यू एन का वैल्यू, तो ये होगा -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यानी यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी nth ऑर्बिट का एनर्जी जो होता है वो होता है -E0 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ E0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर कुछ बातें मैं कह देना चाहता हूँ कि हियर टोटल एनर्जी इज नेगेटिव एंड इट इज ट्रू फॉर एनी बाउंडेड सिस्टम इफ द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल हैज बीन टेकन टू बी एट इंफिनिटी। यानी किसी भी बाउंड सिस्टम का टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। बाउंड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन बाउंड है टू मूव इन ए सर्कल। ये बात इसलिए इसका टोटल एनर्जी नेगेटिव है। आपको मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, वो भी बाउंडेड है, उसका भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा। और टोटल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एक रिलेशनशिप होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। लेकिन इफ v at infinity has been taken to be what, जीरो। तो पहली बात मैंने बोला कि टोटल, इसमें जो आप टोटल एनर्जी देख रहे हैं वो निगेटिव है और ये ट्रू है फॉर एनी बाउंडेड सिस्टम इफ द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल हैज बीन टेकन टू बी एट वेयर इंफिनिटी। अब इसमें एक और क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल भी पूछा सकता है कि भाई कि इसमें बताइए टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है आपसे पूछ सकता है कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड कुछ और नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है और ये आर रेडियस में मूव कर रहा है और इसका स्पीड v है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू नथिंग बट सिंपली 2 पाई और अपॉन v। तो टी एन जो होगा वो होगा 2 पाई RN अपॉन VN। यानी अगर हम RN पता चल गया, VN पता चल गया, तो हमें सब कुछ पता चल गया। यानी TN की बात अगर हम करें तो वो होगा 2 पाई R0, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे एन स्क्वायर अपॉन जेड डिवाइडेड बाई V0 जेड अपॉन एन। ये तो हम लोग ड्राइव कर ही चुके हैं। यानी TN जो होगा वो हम लिख सकते हैं T0 NQ अपॉन जेड स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करें तो फ्रीक्वेंसी नथिंग बट सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यानी विच इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करें तो वो प्रोपोर्शनल होगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। यहाँ पर जो टी नॉट है, इस टी नॉट का वैल्यू होता है 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। ओके, इसमें कुछ और न्यूमेरिकल बेस्ड आपको एनसीईआरटी में भी मिलता है और पूछा भी जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर
magnetic field at the center due to revolution of electron. तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर. कहाँ पर? सेंटर पे. इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, ऑफ कोर्स मोशन कर रहा है, तो करंट कंस्टिट्यूट करेगा. ओके, तो ये जो वैल्यू होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, यानी ये जो वैल्यू होगा. और जहाँ तक करंट का बात है, तो अगर टोटल टाइम इसको रिवॉल्व करने में कैपिटल टी टाइम पीरियड लग रहा है, तो करंट जो होगा वो होगा E अपॉन कैपिटल टी, चार्ज अपॉन टाइम. क्योंकि किसी भी सेक्शन से चार्ज को पास करने में जो टाइम लग रहा है वो टी लग रहा है. अभी पास किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम वो पास कर रहा है आफ्टर ए टाइम ऑफ टाइम पीरियड. तो ये आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट ई अपॉन टू आर कैपिटल टी, यानी बी जो होगा वो होगा म्यू नॉट ई इंटू भी अपॉन टू आर इंटू टू पाई आर. थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैनिपुलेशन किसी डिजायर को एक्वायर करने के लिए मैनिपुलेशन किया जाता है. म्यू नॉट ई इंटू भी अपॉन क्या, 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, भी अपॉन आर स्क्वायर. या हम कह सकते हैं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू अपॉन N5. हाँ, इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, वेवलेंथ ऑफ फोटोन. वेवलेंथ ऑफ फोटोन. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम mth ऑर्बिट, मान लीजिए कि mth से ट्रांजिशन हो रहा है nth में. ओके, ट्रांजिशन जो हो रहा है, ट्रांजिशन का मतलब ये होगा कि मामला कुछ ऐसा है, न्यूक्लियस है और m से n में ट्रांजिशन हो रहा है. m हम बाहर आउटर ले रहे हैं और n अंदर का ले रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा और जैसे जैसे न्यूक्लियस के क्लोज जाएंगे एनर्जी कम होगा. तो ये हायर एनर्जी स्टेट में है, हायर एनर्जी स्टेट में है, और ये जो आप देख रहे हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में है. तो जब कभी भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसी स्थिति में एनर्जी रिलीज होता है. और लोअर एनर्जी स्टेट से अगर कोई हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, जिससे वो एक्साइट करता है और ऊपर जाता है. तो डेल्टा ई जो होगा वो होगा ई एम माइनस ई एन, जहाँ पे हम ये ट्रीट किए हैं कि एम इज़ ग्रेटर देन व्हाट, एन. तो डेल्टा ई जो होगा वो होगा Me4, क्योंकि ये टोटल एनर्जी का मसला है, जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n² माइनस 1/m². और इसको हम लिख सकते हैं, एनर्जी है वो फोटोन के टर्म में है, जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और रिलीज जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन होता है. तो एक फोटोन की एनर्जी जो होगा Hc/λ होगा, या इसको एच भी लिखते हैं, और वो वैल्यू होगा RCH/Z² 1/n² माइनस 1/m². यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n² माइनस 1/m². आर जो है वो रीडवर्ड कांस्टेंट है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है Me4/8 एप्सिलॉन नॉट QHQ/C. और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1.09677 and to 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. ओके, देखिए जहाँ तक लिमिटेशन का मसला है कि बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस क्या हैं, तो आपको यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ लिमिटेशंस ऑफ
बोर्स मॉडल। तो पहली बात है कि इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर एटम और आयंस हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, यानी ये वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ओके दूसरी बात है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि जीमेन इफेक्ट कहते हैं। और थर्ड बात है a spectrum line, a spectral line of hydrogen atom is not a single line but collection of several lines very close to each other. बोर्स मॉडल कैन नॉट अकाउंट फॉर दिस फिनोमिनन। तो ये सब लिमिटेशंस हैं जो हमें जानने की ज़रूरत होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी इसमें भी होता है। बाइंडिंग एनर्जी सम एक्सक्लूसिव डेफिनीशन। पहला बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन व्हेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सिस्टम आर टू बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी अगर मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन हैं, तो अभी तो ये बाउंडेड है ना, इसके बीच कुछ रेडियस है। अगर आप इसको फार अपार्ट कर दें, यानी ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट सेपरेशन से सेपरेटेड हो गया, अब कोई इंट्रैक्शन नहीं है। पहले इंट्रैक्शन था, इसमें इंट्रैक्शन था, इसमें इंट्रैक्शन नहीं है, नो इंट्रैक्शन। तो ऐसा करने में जो एनर्जी खर्च होता है, वर्क जो होता है, वर्क रिक्वायर्ड टू डन, तो उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो होता है निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। और हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करें, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो होता है +13.6, क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इसमें एक और बात होता है एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गया। सेकंड बात हो गया एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी ये क्या होता है? एनर्जी नीडेड टू टेक एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। आपको मैं कहना चाहता हूं कि हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट नीड्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट to move to its first excited state. So 10.2 electron volt is the excitation energy of hydrogen atom for first excited state. देखिए En की अगर हम बात करें तो होता है -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? फॉर एच एटम की अगर हम बात करें तो जेड का वैल्यू कितना होता है? 1। तो आप जरा बताइए कि एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट कितना है? एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट कितना है? तो n बराबर 1 हम रख देंगे, तो ये जो वैल्यू होगा E1 इजकल टू होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से अगर हम E2 की बात करें तो होगा -13.6 अपॉन 4, यानी कितना? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर n बराबर 2 रखें, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन देखेंगे तो आप देखेंगे E2 जो होता है वो -13.6 अपॉन N², यहाँ इनके जगह पर हम यहाँ पर 2 रख दिए हैं। तो यहाँ पर डेल्टा E की बात हम करें तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा E2 - E1, और ये होगा -3.4 + 13.6, और ये जो वैल्यू हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही कुछ और नहीं है बल्कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। यही है एक्साइटेशन एनर्जी। दिस इज नथिंग बट सिंपली व्हाट? एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके। और E3 की अगर हम बात करें तो कितना होगा? E3 की बात करें तो कितना होगा? -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी 9, और ये अप्रॉक्स कितना करेगा? दिस विल अप्रॉक्स -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ भी पूछा जाए हम लोग बता सकते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए अभी तो हम लोग पढ़े थे बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, अब हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल,
तो देखिए ये क्या होता है कि द पोटेंशियल थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर एक्साइटेशन एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस में किसी भी चार्ज को मूव कराने से वो एनर्जी एक्वायर करता है। तो एक्साइटेशन एनर्जी जितना है उतना हम उतना एनर्जी को एक्वायर करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें कि उतना एक्साइटेशन एनर्जी एक्वायर कर ले, उसी को एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ये होता है द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एटम। कंप्लीट रिमूवल की बात जहाँ होती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। आयोनाइजेशन नाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर आयोनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए किसी भी एनर्जी को एक्वायर करने के लिए आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को मूव कराना होगा, तभी वो पार्टिकुलर एनर्जी को एक्वायर करेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्वायर करने के लिए जितना पोटेंशियल में आप उसको मूव कराएंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस की नीड होगी, उसी को क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब जैसे आप एक चीज़ जानते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एच एटम की अगर हम बात करें तो होगा इन ग्राउंड स्टेट। तो आप एक चीज़ बताइए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता कितना है। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो होगा 13.6 वोल्ट होगा। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इतना है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो होगा 13.6 वोल्ट। यहाँ पर ये बात आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ओके, फिर से मैं बोल देता हूँ कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर आयोनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने क्या बोला था, आयोनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो करस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो 13.6 वोल्ट हो जाएगा। ओके, इसमें बहुत सारे सीरीज होते हैं, अब सीरीज की बात हम कर लेते हैं। जैसे डिफरेंट सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारे सीरीज की बात हम लोग करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात अगर हम करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात अगर हम करें तो आप लोग जानते हैं कि डेल, अगर मान लीजिए कि ऐसा एनर्जी स्टेट हम क्रिएट कर रहे हैं, 2 3 4 5 ऐसे ही कर रहे हैं, ये n=1 करस्पॉन्ड कर रहा है, ये n=2 करस्पॉन्ड कर रहा है, ये n=3 करस्पॉन्ड कर रहा है, ये फोर्थ ऑर्बिट को बता रहा है, फोर्थ, और ये n=5, और ऐसे ही जा करके हम n=इन्फिनिटी की बात करते हैं। ओके, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसमें -3.4 है, इसमें -1.51 है, इसमें -0.85 है, और इसमें एनर्जी है -0.54, और इनफाइनाइट पे जो एनर्जी है वो कितना है, 0 है। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है उसके हिसाब से एक सीरीज क्रिएट किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि डेल्टा ई जो है वो होता है EM माइनस EN, और दिस इज इक्वल टू SC/λ, या 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n² माइनस 1/m²। ओके, अगर n का वैल्यू 1 हो और इस पे 2 से आने की पॉसिबिलिटी हो, 3 से आने की पॉसिबिलिटी हो, 4 से आने की पॉसिबिलिटी हो, यानी टारगेट 1 है और आ कहीं से सकता है, तो वो जो होगा लाइमन सीरीज का वेवलेंथ निकालेगा। उसी तरह से अगर n=2 है, आने का जो 2 पे आएगा, टारगेट 2 है और उस पर आ सकता है 3 से, 4 से,
5 से, तो ऐसी स्थिति में बाल्मर सीरीज होगा। अगर टारगेट 3 है और उस पर ट्रांजिशन की बात करें 4 से 5 से, कहीं से भी आ रहा है, इन्फाइनाइट से भी आ रहा है, तो पास्टन सीरीज की बात होगी। अगर टारगेट 4 है और उस पर 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, इन्फाइनाइट से आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में ब्रैकेट सीरीज होगा। और अगर टारगेट 5 है और वो 6, 7, 8 से आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पी फंड सीरीज क्रिएट होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लाइमन सीरीज, देखिए लाइमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करता है, और ये 912 से लेकर के 1216 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ होता है, रेंज होता है। बामर सीरीज जो होता है इसका कुछ कहानी है कि विजिबल रेंज में होता है, और ये होता है 3645 से लेकर के 6561 एंगस्ट्रॉन तक। तो कहेंगे कि एक मैं बताता हूँ कि बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ निकालते कैसे, तो 1/λ इज इक्वल टू आर। और चूंकि बाल्मर सीरीज का मसला है तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो आर इंटू 1/2² माइनस 1/m²। ओके, और इसके लिए लाइमन सीरीज के लिए कैसे काम करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/1²। चूँकि लाइमन सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट जो हमारा होता है, जो यहाँ पे आता है वो 1 पे आता है, तो 1/1² माइनस 1/m², जहाँ m का वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही सोचना है सारे सिचुएशन को, लाइमन, बाल्मर। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप बात करते हैं पास्टन सीरीज का, तो पास्टन सीरीज इंफ्रारेड में होता है और इसका वेवलेंथ रेंज होता है 8201 से लेकर के 18746 एंगस्ट्रॉन। ब्रैकेट सीरीज की बात अगर हम करें तो इंफ्रारेड में होता है और इसका होता है 14580 टू 40501 एंगस्ट्रॉन। पी फंड सीरीज की बात करें तो इंफ्रारेड में आता है, रेंज जो होता है 22782 से लेकर के 74588। अब इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन समटाइम्स पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ एमिशन ऑफ spectral lines possible for transition of electrons of nth orbit is given by n into n इक्वल टू n into n-1/2। जैसे अगर n बराबर 3 होगा तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, नंबर ऑफ कितने लाइंस क्रिएट होंगे, हो सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस जो होगा, पुट कीजिए 3 का वैल्यू तो 3 × 3 - 1/2, यानी ये हो गया कितना, 3 हो गया। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन को हम लोग टैकल करते हैं और हम लोग न्यूमेरिकल को भी डील करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।